हम लखनऊ गोमती नगर के किनारे रमाबाई अंबेडकर मैदान वीआईपी प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुजन क्रांति मोर्चा बीएमपी की एक बहुत विशाल मीटिंग होने जा रही है और आज मानवर साहब कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 15वां यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित एवं विनम्र श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। लखनऊ जो नवाबों की नगरी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानवर साहब कांसीराम साहब ने अपनी विचारधारा के माध्यम से कांसीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ा। एनालिसिस ऑफ कास्ट एक किताब ने सारा जीवन बदल दिया मानवर कांसीराम साहब का। लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने कमज़ोर वर्गों को, पिछड़ों को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने का काम मानवर कांसीराम साहब को सिरे जाता है। मैं श्याम सुंदर बर्मन बहुजन इंडिया न्यूज़ से रमाबाई अंबेडकर मैदान वीआईपी प्रवेश द्वार लखनऊ। जो बातें मैं कहना चाहता हूँ और बहुत लंबी बात ना कहते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मान्यवर कांशीराम जी ने जिस मिशन को भारत में शुरू किया था और उसके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाई, उस मिशन को ब्राह्मणों के चरणों पर जो मिशन उन्होंने शुरू किया था, उस मिशन को ब्राह्मणों के चरणों में शरणागत कर दिया गया। ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित कर दिया गया था और बहुत सारे लोग इस बात को मानते थे कि अब ये मिशन समाप्त हो गया है। जो लोग ऐसा मानते थे, मैं उनके 15वीं स्मृति दिन के मौके पर ये बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांशीराम जी ने 93 को मान्यवर मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय 13 स्टेट में और 140 जिलों में वामसेव संगठन था। आज वामसेव संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल चुका है। भारत के भूमि को सटे हुए जो भी विदेशी देश है, जितने भी भारत के भूमि को सटे हुए विदेशी देश है, उस सटे हुए भूमि को लगे हुए जितने जिले हैं, उन सारे जिलों में वामसेव संगठन कार्यरत हो गया है, सक्रिय हो गया है। और जो लोग ऐसा मानते थे कि ये मिशन अब समाप्त हो गया है, तो ये मिशन अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर, बहुत ज्यादा ताकतवर होकर उभर कर दोबारा खड़ा हो गया है। इसलिए कांशीराम जी के स्मृति दिन पर जो लोग ऐसा सोचते थे कि ये मिशन समाप्त हो गया है, या जिन गद्दारों ने, मैं उनका नाम लेकर
अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। जिन गद्दारों ने, मैं उनको गद्दारों के लिस्ट में शामिल करता हूँ, जिन गद्दारों ने ये मूवमेंट, ये मिशन ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित कर दिया था, उन लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मिशन अब बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली बनकर उभर कर आ गया है। और इसके सबूत क्या है? बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनकर उभर कर आ गया है। इसके सबूत क्या है? इसका एक सबूत ये है कि 5 मार्च 2019 को हमने भारत बंद करवाया था और भारत बंद करने के बाद 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत के प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन संसद में पास करना पड़ा था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो ताकत नरेंद्र मोदी को संसद में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर कर सकता है, वो ताकत, वो शक्ति कितनी ज्यादा हो गई होगी, अनुमान लगाया जा सकता है। 29 जनवरी, दूसरा सबूत, 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने भारत बंद करवाया था। उसके पहले दिल्ली, देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर दिल्ली सीए कहता था और अखबार में एक ही दिन के अखबार में 10 जगह सीए की खबर छप कर आती थी। उन्होंने सीए बोलना ही बंद कर दिया। हमने केवल एक बार भारत बंद कर दिया 29 जनवरी 2020 को, तो उनकी बोलती बंद हो गई, सीए बोलना ही बंद कर दिया। संसद में विरोधी पार्टी के लोगों ने पूछा कि आप सारे देश भर में सीए लागू करने वाले थे, तैयारी कहां तक आ गई है? तो गृह राज्य मंत्री ने संसद में ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि इस पर अभी सरकार ने कुछ भी सोचा नहीं है। कैसा सोचते? अगर सोचते तो एक बार मैं और भारत बंद करते। सोच नहीं सकते। तो ये दूसरा सबूत है हमारी ताकत का, शक्ति का। तीसरा सबूत अभी नया सबूत है। ये नरेंद्र मोदी ने सारे देश के लोगों को कहा कि हमने बैकवर्ड क्लासेस के, पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब के मिनिस्टर बनाए। कौन से विरोधी पार्टी के लोगों ने ये मांग किया था? कांग्रेस ने। कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है। इस तरह की तो बात कांग्रेस करती ही नहीं। तो फिर एससी एसटी ओबीसी की बात डेली कौन करता है? वामन मेश्राम के अलावा शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, डेली मेरे अलावा कौन बात करता है? मैं ही करता हूं। और अगर मैं ही एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं
कि मैं जो जागरण सारे देश भर में SC ST OBC के अंदर कर रहा हूं, उसको काउंटर करने के लिए तो RSS के सहमति से 28 मिनिस्टर OBC के बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब के बनाए। वो 28, 12 और 8 जो SC ST OBC के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये वामन श्याम की वजह से तुम लोगों को बख्शिश मिला। उनको समझ में नहीं आएगा। कौन से विरोधी पार्टी ने ये डिमांड किया था? मेरे अलावा तो कोई करता ही नहीं है। अगर मेरे अलावा कोई करता नहीं है तो ये जो इतने लोगों को मिनिस्टरों का पद मिल गया है, वो मेरी ही बदौलत है। काशीराम जी कहा करते थे, जब ईमानदार लोगों का, जीनियस लोगों का आंदोलन ज्यादा बढ़ता है तो दलालों की और बड़ों की मांग ज्यादा बढ़ती है। कि जब ईमानदार और जीनियस लोगों का आंदोलन बढ़ता है तब दलालों और बड़ों की मांग बढ़ती है। और उन दलालों को इसलिए मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि वो समाज में जाकर हमें काउंटर करने का काम करे। तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इन लोगों को 28 मिनिस्टर बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब बनाए, तो नरेंद्र मोदी ने उनको क्या कहा? क्या कहा उनको मिनिस्टरों को? दिल्ली में आज तक कोई काम नहीं। जन आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में जाओ। दिल्ली में आपका कोई काम नहीं है, इसके लिए मैंने 2-3 मिनिस्टर बनाया। जन आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में जाओ, वहां डेली वामन श्याम और उनके लोग घूम रहे हैं। दिल्ली में कोई काम है, वहां जाओ। तो दिल्ली में कैबिन में बैठने के बजाय, फैसले करने के बजाय उनको जन आशीर्वाद के लिए मैदान में भेजने का काम शुरू किया। ये तो हमारे ही आंदोलन का दबाव है, प्रभाव है। तो सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि हमारा आंदोलन कितने बड़े पैमाने पर फैल चुका है और आने वाले 10 साल में आने वाले 10 साल में केंद्र में हमारे समर्थन के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। और ये लिख लो, 10 साल में तो 20 बार भारत बंद कर देंगे और भारत का कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी जो जिंदा है, मरे हुए के बारे में मैं बोल नहीं सकता, जो जिंदा है, हर आदमी को पता चलेगा कि हम उस SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को मालूम होगा कि हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे से जुड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो हमसे जुड़ेगा तो इस देश में पहले नंबर के जन समर्थन की ताकत हमारी होगी। हम लोकतंत्र और संविधान पर यकीन करते हैं। यकीन के साथ, विश्वास के साथ
हम किसी हिंसा का, हथियार का, किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, संविधान का सहारा ले रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी सभा हर देश में करेंगे, हर जगह करेंगे। ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है, उसके तहत हम करेंगे और इसके तहत हम ये काम करके दिखाएंगे 10 साल में संवैधानिक तरीके से। कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है, शांति से। और अभी और ये तैयारी कर रहा था, ये लड़ाई की तैयारी कर रहा था। अभी मेरी उम्र 64 हो गई है। 44-45 साल से ये तैयारी कर रहा था, अब तैयारी बंद कर रहा और एक्शन शुरू कर रहा। अब तैयारी बंद है, जमाना खत्म हो गया, अभी तैयारी बंद है। अभी जो भी करेंगे एक्शन करेंगे। अभी हमारा आंदोलन एक्शन मोड में है, अभी तैयारी के मोड से मुक्त हो गया है, अभी एक्शन मोड में है। और आने वाले 10 साल में हमारा समाज इस देश में हुक्मरान समाज बन जाएगा। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और इसी के लिए मैं खुद उत्तर प्रदेश के चुनावी जंगे मैदान में उतरा हूँ। एक चुनावी जंग है और एक मैदान में आंदोलन का कार्यक्रम है। वो तरीके हैं हमारे पास लड़ाई लड़ने के। वैसे एक और तीसरा तरीका है संविधान के अनुसार कि सबूत इकट्ठे करो और सुप्रीम कोर्ट लेकर। आज तक जितने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मेरे सबूतों को गलत साबित नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़नी है और लड़ाई कैसे जीतनी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील से ज्यादा कैसे लड़नी कैसे और जीतनी कैसे। अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीते तो मैदान में तो मैदान में आप कहां भागने वाले। इधर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तो आप जा नहीं, चाइना से भी आपने दुश्मनी ले लिया तो उधर भी नहीं जा। नेपाल का रास्ता आपने खुद ही खोल के रखा हुआ। तो मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं, आने वाले समय में जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने 28 पिछड़े वर्ग के ओबीसी को मिनिस्टर बनाया। 28 पिछड़े वर्ग के ओबीसी को मिनिस्टर बनाया। एक भी ओबीसी के मिनिस्टर को नहीं पूछा तुम्हारी ओबीसी की जातीय आधारित गिनती करना है कि नहीं करना। एक भी ओबीसी के मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी ने नहीं पूछा और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया नहीं करे। तो हमारे 28 मिनिस्टर रात हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी का प्रभारी बनाया गया है उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। 60 एजुकेशन मिनिस्ट्री में नीट का फैसला था। नहीं सुनो तो फैसला पहले 60 दिन आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने कर लिया विरोध में। उसको बता उसको बता ही नहीं है। अच्छा 50 है। उन लोगों ने
गेट पर भेज रहा हूँ। हमने सारे देश भर में हंगामा कर दिया, सारे देश भर में। जब सारे देश भर में नीट के मुद्दे पर हंगामा कर दिया, मैसेज गया, देखो सारे निकलते जा रहा है, ओबीसी तो बीजेपी के लोगों ने सोचा भी क्या करें, अगर मान लेते हैं तो वामन में सारे देश भर में बताएगा। देखो हमारे हेलो, अरे बस चालू है, बस वही वो अरे नहीं भाई, बोलने में तो हमारे मिनिस्टर उनके सामने बस यही थे आगे दिए, यही थे आगे दिए मिजरा में साहब टिक नहीं सकते, बस क्या करे, नहीं तो सारा श्रेय तो मोहम्मद मिर्जा को चला जाएगा। तो प्लान बनाया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके पास निर्णय करने का पावर है, उसके नेतृत्व में एक डेलीगेशन बनाया जाएगा और वो डेलीगेशन प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगा, वो ज्ञापन का फोटो निकाला जाएगा, वो फोटो सारे देश के अखबारों में छापा जाएगा, टीवी में दिखाया जाएगा और फिर नरेंद्र मोदी नीट पर फैसला करेगा और फिर मंत्री बयान देगा, मोदी जी आपके हम आभारी हैं, आपने नीट के लिए फैसला कर दिया। ये जो नौटंकी है, ये वामन बलिदान को इसलिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये नौटंकी करनी पड़ी। तो मेरा सवाल है, वामन मेश्राम सड़कों पर घूम रहा है और जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहा है। अगर मिनिस्टर भी ज्ञापन देने का काम करे तो साले मिनिस्टर का ही बना है। वामन मेश्राम तो सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास तो ज्ञापन देने के अलावा कोई उपाय है नहीं, मगर मिनिस्टर के पास तो निर्णय करने का अधिकार होता है। अगर मिनिस्टर के पास निर्णय करने का अधिकार है, वो निर्णय करने के बजाय ज्ञापन देने का काम कर रहा है, तो साला मिनिस्टर का ऐसे हीरो मिनिस्टर बनाने से क्या होने वाला है? एक तो गोबर गणेश है मिनिस्टर का, ऐसे तो गोबर गणेश है, ऐसे से पूरे समाज का भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वो लोग हमारे लोगों को पावर नहीं पोजीशन देते हैं, वो हमारे लोगों को पावर नहीं देते, पोजीशन देते हैं। और हमारे लोगों को क्या लगता है, हमारे लोगों को क्या लगता है जिनको पोजीशन दिया है, पावर और पोजीशन का अर्थ समझ में नहीं आता कि पावर का अर्थ क्या होता है, पोजीशन का अर्थ क्या होता है। तो हमारे जो लोग हैं ये अल्पसंतुष्ट लोग हैं। कितने अल्पसंतुष्ट लोग हैं, कितने अल्पसंतुष्ट लोग हैं? तो कहावत है, आधी हल्दी लगाने से हमारे लोग पूरा के पूरे लोग पीले पीले हो जाते हैं। आधी हल्दी लगाने से हमारे लोग पीले पीले हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे लोगों को आधी हल्दी भी लगाने की जरूरत नहीं है, दूर से हल्दी दिखाओ, पीले पीले हो जाते हैं। दिखाने से ही पीले पीले हो जाते हैं, वो हल्दी लगाने की भी जरूरत नहीं है, इतने अल्पसंतुष्ट है। आरएसएस ने खेल बनाकर
नरेंद्र मोदी को कहा 28 मिनिस्टर बनाना खतरनाक है, मगर ब्राह्मणों ने कहा मिनिस्टर बनाओ, पोजीशन दो, मत दो और प्रचार के काम के लिए मैदान में भेज दो। इनका कैबिनेट में बैठकर कोई काम करने का कोई मीनिंग नहीं है। एक बात तो ये समझो। दूसरा, जो 28 मिनिस्टर बनाए वो राज्य मंत्री बनाए। बहुत सारे लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती, पावर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, इसलिए आपको समझा रहा कि इन लोगों को राज्य मंत्री बनाया। जितने लोगों को राज्य मंत्री बनाया सभी का कैबिनेट मिनिस्टर या तो ब्राह्मण है, या तो क्षत्रिय है, या तो वैश्य है। इसका मतलब है निर्णय करने के अधिकार ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के पास, राज्य मंत्रियों के पास कोई निर्णय करने के अधिकार नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने ये जो खेल और तमाशा किया है उसको दूसरे लोगों को तो समझ में भी नहीं आता, हमें समझ में आता है तो हम ही नंगा कर सकते हैं, हम ही एक्सपोज कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि इनके पास एक राज्य मंत्री बना है, ठीक है। दूसरी बात, वही काम यहां उत्तर प्रदेश में योगी ने किया। योगी ने क्या किया? 7 मिनिस्टर बनाए, 7 मिनिस्टर में SC, ST, OBC और एक ब्राह्मण, तो 6 में SC, ST, OBC, 6 मिनिस्टर में SC, ST, OBC, SC, ST, OBC के सारे लोगों को राज्य मंत्री। ब्राह्मण था उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मुझे लगता है किसी का भी ध्यान नहीं गया, किसी का भी ध्यान नहीं गया कि 7 मिनिस्टर बनाए, उसमें से SC, ST, OBC के सभी को राज्य मंत्री बनाया, एक ब्राह्मण को मंत्री बनाया, उसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर, राज्य मंत्रियों के पास पावर नहीं होता, मगर हमारे लोग अल्पसंतुष्ट हैं। तो उनको मालूम है कि इनको इतना ही देना बहुत हो गया। उसके साथ साथ एक और नई बात, चौंकाने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर संजय निषाद, उनका किस्सा बताया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी CM बना, डिप्टी CM बनाना, तो उनको डिप्टी CM नहीं बनाया गया, मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया, उनको केवल एजेंसी बनाया और वो संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन किया इसके खिलाफ, बीजेपी और उसमें वो कुछ क्रिमिनल बातें जो है वो रिकॉर्ड कर और वो रिकॉर्ड सोशल मीडिया में आउट कर दिया। जब आउट कर दिया तब से संजय निषाद की बोलती बंद हो गई और उन्होंने डिप्टी CM ने मांगा, कैबिनेट मिनिस्टर ने मांगा, राज्य मंत्री पद ने मांगा, MNC दिया, जो दिया उसी में संतुष्ट हो। तो ये जो लोग हैं ये किस तरह से हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, इसके जिंदा उदाहरण आपको बता रहा हूं।
पिछले विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर, ओबीसी का नाम लेकर, ओबीसी के वोट उत्तर प्रदेश में दिए गए, ये कहकर कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जब तो प्लानिंग बनाया गया। अरे इसको बनाना, अगर उनके नाम पर वोट ले लेते हैं तो फिर तो बनाना पड़ेगा, संकट हो जाएगा। अरे चिंता करते, उनके खिलाफ 19 बस तो देख लो है कि केशव प्रसाद मौर्य 19 क्रिमिनल केसेस है। और केसेस क्या है कि मुसलमान जो गाय और चीजें खरीद कर लाते हैं, रात में उनकी गाड़ियां पकड़ते हैं। ऐसे कैसे? तो ऐसे 19 क्रिमिनल केसेस केशव प्रसाद मौर्य पर है। तो प्लान बनाया गया कि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रचार करो, बनाना नहीं। कुछ नहीं, कैसे? अगर नहीं माना तो बोलने का 19 क्रिमिनल केस है और आप अकेले एमएलए हैं, सरकार तो फिर भी हमारी बन जाएगी और आपको दूसरे दिन में हम जेल में डाल देंगे। इससे बेहतर है कि आप डिप्टी सीएम उनको दिल्ली बुलाया, तो ये पूरा जाके होकर के दिल्ली गए कि अब तो अनाउंसमेंट होने वाला है दिल्ली में मुख्यमंत्री तो उनको बुलाया गया और हाईकमान ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। जैसे ही ऐसे कहा वैसे ही उनको चक्रा के गिर गए। तो उनको एम्स में एडमिट किया गया। खबर आ गई कि अभी क्या खबर था कि लो ब्लड प्रेशर हो गया था, इस वजह से इनको एडमिट किया गया। अरे जब मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया और जब वादा पूरा नहीं किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, हाई होता है। ऐसे सिचुएशन में ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब लो नहीं होता, हाई होता है। तो हाई होने की वजह से चक्कर आ गया था और गिर गया था, इसलिए एडमिट हो गया। मगर हाई हो गया। अगर ऐसी खबर छापते हैं तो यूपी के लोगों को पता चले क्यों होता बताना पड़ेगा। इसलिए बताया गया कि दो हो गया ऐसा हुआ था और वो कहा गया कि आपको डिप्टी सीएम बना। अब वो गधों को मिलाकर और योगी को मालूम था कि तो वो तब से दोनों बोलते ही नहीं। 1.5 घंटा है वहाँ खा आपस में बोलते ही नहीं। 8 घंटा चुनाव। अब चुनाव में आरएसएस के सामने संकट खड़ा हो गया, बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य आपको बोलते नहीं, सारे कैंपेन कैसे चलानी। तो योगी को कहा गया कि उसके बेटे का शादी है या बहू का या बेटी का, आप साड़ी लेकर गए और एक साड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ये गाड़ी में संतुष्ट कर दियो मुख्यमंत्री बनते। सही कह रहा है। एक साड़ी में संतुष्ट हो वैसे रखा था बनाया जाएगा। बात सही है। दिल्ली जाके बोलो आरएसएस के मैं ये बातें आज इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि सारे उत्तर प्रदेश को बातें मालूम हो जाए और सारे लोग जो है अपने अपने इलाके में ये बातें लोगों को प्रचार करें। तो इनका जो सारा का सारा खेल है, सारा का सारा खेल चौपट हो जाएगा और आने वाले समय में 25-30 दल
जो लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस के, उन लोगों ने कहा आपके नेतृत्व में हम गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। 25-30 दल के लोग कह रहे कि मेश्राम जी के नेतृत्व में 25-30 दल गठबंधन बनाने के लिए तैयार है, ऐसा उनका कहना है। और अगर ये गठबंधन बन गया तो हम इस गठबंधन को आधार बनाकर महागठबंधन बनाएंगे। यूपी में गठबंधन को आधार बनाएंगे और फिर महागठबंधन बनाएंगे। और जैसे ही महागठबंधन बनेगा तो बीजेपी वर्सेस महागठबंधन की ही लड़ाई यूपी में होगी। ये तय मान लीजिए। अगले चुनाव में आपको संदेश ये है कि सरकार बनाने के लिए तैयार रहिए। दिखाई देता है, आँख खुली रखकर मुझे कम दिखाई देता है। तो आप लोग तैयारी करिए और पूरे तैयारी के साथ यहाँ से जाइए और तैयारी करिए। इतना ही इस मौके पर मैं संदेश देना चाहता हूँ और यही वास्तविक श्रद्धांजलि काशीराम है, यही मैं मानता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जोर से एक बार नारा लगाएंगे सभी साथी लोग। बहुजन